स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के ऊपर। हमेशा की तरह ये एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर आज मेरी और आपकी चर्चा राहुल गांधी की जो मौजूदा रणनीति है उसके जी। ऊपर होगी। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसको आप लोकप्रिय तरीके से लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के रूप में नारे के तौर पर देखते हैं और उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि इस रणनीति के दूरगामी और अल्पकालीन पहलू क्या हैं? देखिए भाई जी, राहुल गांधी दूरगामी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो मतलब एक पूरा नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी, और 2029 तक उनका लक्ष्य है। इस बीच में जो भी चुनाव आएंगे, बिहार का आएगा, उत्तर प्रदेश का आएगा, बंगाल का आएगा, असम का आएगा, तमिलनाडु, केरल, बाकी जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे विधानसभाओं के, वो उस नैरेटिव को हर विधानसभा में ले जाएंगे और फाइनल उसको जो है, जो 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा तब उसको जो है वो फाइनल, जो मुझे लगता है वो, अब बीच में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो जाए तो अलग बात है, कोई बड़ा, लेकिन अभी तक सामान्य परिस्थितियों में जो मुझे लगता है, जो उनके लोगों से बात होती है, उससे यही है कि ये ऐसा नहीं है खाली बिहार चुनाव के लिए कोई कर रहे हो या कोई तात्कालिक कोई जो है तो उसके बाद बंगाल के चुनाव आ जाएंगे उसके लिए। ये उनका पूरा 2029 तक का एक तरह से मुद्दा है। देखिए, राहुल गांधी के 2024 से पहले उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा उनका था जाति जनगणना का मुद्दा, कि समाज का एक्सरे होना चाहिए, और एक्सरे जब हो जाएगा तब पता लगेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसी हिसाब से भागीदारी फिर उनको दी जाएगी। तो ये मुद्दा जो है, इसको लेके वो पूरे लोकसभा चुनाव से पहले, यानी जब विधानसभाओं के चुनाव चल रहे थे, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तब भी वो इस मुद्दे पर थे, कर्नाटक में भी इस मुद्दे पर थे, और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे में थे। और भाजपा नेताओं के कुछ बयानों से कि संविधान बदल देंगे, उन्होंने संविधान से जोड़ दिया इसको। तो जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान, ये तीनों चीजें उन्होंने जोड़ दी और एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि भाजपा का 400 पार का जो पूरा नारा था वो ध्वस्त हो गया। वो चाहे राम मंदिर का देखिए उद्घाटन भी हो गया, इतना भव्य और दिव्य उद्घाटन किया मोदी जी ने। इसके अलावा G20 का एक बड़ा विश्व गुरु वाला आयोजन हुआ जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष आए, और पूरा एक नैरेटिव बना हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का और भारत के विश्व गुरु का। लेकिन उस राहुल गांधी के उस संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण से जुड़े इन तीनों चीजों का जो एक कॉम्बो जो उन्होंने तैयार किया था, वो लोकसभा चुनाव में चल गया और भाजपा 240 पे आके सिमट गई। और स्थानीय कारण भी रहे होंगे समीकरण, लेकिन नैरेटिव मुख्य रूप से यही रहा। पूरे चुनाव में बीजेपी इसका जवाब ही देती रही, वो इस पे रिएक्ट करती रही, और प्रधानमंत्री जी भी बोलते रहे कि ये भैंस खोल ले जाएंगे और मंगलसूत्र ले जाएंगे, सब करते रहे, लेकिन कारगर जवाब उसका भाजपा नहीं दे पाई। और यहां तक कि कहना पड़ा बीजेपी नेताओं को कि डॉक्टर अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन फिर भी लोगों ने, जिनके अंदर आशंका थी, उन वर्गों ने राहुल गांधी की बात पर भरोसा किया और बीजेपी को उतनी सीटें ही दी जितने की सरकार तो उसकी बन गई, लेकिन अब कोई संविधान बदलने की स्थिति नहीं बची अगर करना चाहती तो। नहीं, आपकी इस अब बात राहुल गांधी ने जी, आपकी इस बात से राहुल गांधी ने जी जी बोलिए जी बोलिए। जी बताएं। आप नहीं, आप इस बोलिए। बात से मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी की जो संविधान वाली लाल किताब दिखाने वाली रणनीति थी, जातिगत जनगणना वाली जो मांग थी, वो कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से काफी प्रभावी साबित हुई। और कांग्रेस को जो उछाल मिला लोकसभा चुनाव में, मेरे ख्याल से उसका श्रेय इस रणनीति को जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उसके तुरंत बाद 2 ऐसे चुनाव जिनके बारे में सब लोग मानते थे कि भाई कांग्रेस उन चुनावों को जीत सकती है, परिस्थिति इस प्रकार की है, उसमें ये न केवल चुनाव हारे बल्कि बड़े निराशाजनक तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उस वक्त क्या हुआ था राहुल गांधी की इस रणनीति का? देखिए, वही तो राहुल गांधी, उसी जो जो हार हुई महाराष्ट्र की, मोदी, मैं और इस संदर्भ में भी देख रहा हूं कि भारतीय राजनीति की जो मेरी समझ है वो मुझे बताती है कि राजनीति में छोटी-छोटी या मझोले दर्जे की जीतों का भी बड़ा महत्व है। आप केवल जी बड़ी जीत के लिए ही लड़ें और बीच में सारे दूसरे छोटे-छोटे मोर्चों पे हारते जाएं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
छोटी छोटी जीतों से आप एक बड़ा आधार बनाते हैं, फिर आप एक बड़ी जीत के ऊपर छलांग लगाते हैं। जी नहीं, वही उसी रणनीति पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। जो हरियाणा और महाराष्ट्र में चूक हुई और ये हारे, उसके दो तीन कारण थे। एक तो अति आत्मविश्वास कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का, कि हम तो जीते ही रखे हुए हैं और हमने बीजेपी को जो है बिल्कुल काबू कर लिया, उनके पूरे उसको जो है अब तो हमारे पास, हाँ, हमारे हाथ में फार्मूला लग गया। और उसके बाद जो कांग्रेस के भीतर आपस में झगड़े झंझट जो चले वो सब मालूम है हम लोग। लेकिन राहुल गांधी जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र और हरियाणा हारे नहीं, हराए गए। वो इस बात को लेके चल रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा हम जीते हुए थे लेकिन हमको हरा दिया गया, और उसी में उन्होंने वोट चोरी का नारा गढ़ा है ये। और महाराष्ट्र में तो लगातार वो उठाते रहे कि 70 लाख वोट बढ़ गए और आखिरी 2 घंटों में इतने वोट पड़ गए और ये कैसे हुआ। फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का भी मसला उठाया उन्होंने। और कर्नाटक की जो महादेवापुरा के जरिए उन्होंने ये बात स्थापित करने की कोशिश की कि महादेवपुरा का मामला जो है ये तो एक सैंपल है, ये जब इसको हम सैंपल को जब इनलार्ज करेंगे तो ये समस्या, ये इस तरह की जो है गड़बड़ी, ये देश के तमाम राज्यों में और तमाम लोकसभा और विधानसभा सीटों पर मिलेगी। और उसी की अगली कड़ी में उन्होंने आनंद सीट का और रजौरा सीट का जिक्र किया, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये किया और ये एक नैरेटिव बनाया उन्होंने कि, तो अब देखिए वो लोकसभा के बाद अब वो हरियाणा और महाराष्ट्र पर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन उनका बिहार भी गए, यात्रा बिहार में निकाली, यात्रा हरियाणा महाराष्ट्र में नहीं निकाली, वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली। तो बिहार को लेकर भी गंभीर है कि बिहार में उनका कार्यकर्ता खड़ा हो गया, कार्यकर्ता गैल्वनाइज हो गया, एनर्जाइज हो गया। अब पार्टी आगे की रणनीति पर काम करेगी, सीटों के बंटवारे को लेके और तमाम सारे मुद्दों के। तो इसी मुद्दे को बिहार भी देगा, क्योंकि एफआईआर वहां हो रही थी। कुछ तो काम चुनाव आयोग ने भी आसान कर दिया उनका। वो एसआईआर बिहार में हो रही थी तो वो एक मुद्दा गर्म हो गया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो इस मौके का बहुत बेहतर तरीके से राहुल गांधी ने राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। अब नतीजे बताएंगे कितना मिला, फायदा नहीं मिला, लेकिन नैरेटिव के तौर पर उनको एक फायदा तो मिलता दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे को वो यही रुकने वाले नहीं। देखिए अभय जी, आप भी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, लेखक भी हैं, और आप उत्तर प्रदेश की उस धरती से आते हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रही है। इटावा से आप आते हैं और जहाँ की लंबा इतिहास है राजनीति का। आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हर चुनाव में, चाहे आज से नहीं पहले से ही, स्थानीय स्तर पर इस तरह की गड़बड़ियां होती थी। नाम कटवाना, नाम जुड़वाना, वोट न पढ़ने देना, अपना वोट पढ़वाना, कोई दूसरा नहीं है तो फर्जी वोट डलवाना, ये सब सारे राजनीतिक दल करते रहे थे। ये कोई नई बात भारतीय राजनीति में नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की जो गड़बड़ियां जो राजनीतिक दल करते थे उसको बता रहे हैं कि ये अब संस्थागत रूप से हो रहा है। पहले फुटकर होता था, अभी संस्थागत रूप से हो रहा है। वो इसको स्थापित करने में लगे हुए हैं कि क्या इसके पीछे बड़ी ताकत है। और बार बार वो चुनाव आयोग को उंगली इसलिए उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने, मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, ज्ञानेश कुमार जी हो, राजू कुमार जी हो, उसके पहले के चुनाव आयुक्त हो, लेकिन पिछले 10-12 सालों में चुनाव आयोग ने जिस तरह से फैसले किए हैं उससे उसकी साख पर कमी आई है। लोगों के बीच में सवाल उठने लगे हैं। मसलन जैसे चुनाव के कार्यक्रम घोषित करना, ये इंतजार करना कि प्रधानमंत्री जी की जितनी रैलियां हो जाए तब हम चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे। उसके अलावा 6-6, 7-7 चरणों में चुनाव कराना, जबकि बार बार मांग की जा रही है इतने चरणों में मत कराइए, आसानी से। इसके अलावा जब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उसमें दोहरे मानदंड, मतलब सत्ता पक्ष के लोगों के साथ नरमी और विपक्ष के साथ सख्ती। इसके साथ ही 2 चुनाव आयुक्त, एक जो है लवासा साहब और एक गोयल साहब, उन्होंने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया आज तक नहीं पता कि वो छोड़ के चले गए बीच में। लवासा साहब के साथ तो ये हुआ कि उन्होंने एक डिसेंट नोट लिखा था, वो डिसेंट नोट की कोई मामला था, उस डिसेंट नोट के बाद ही उनकी पत्नी पर इनकम टैक्स की नोटिस चली गई और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली उन्होंने छोड़ दिया। और गोयल साहब के तो अपॉइंटमेंट पे तो पूरा सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने वो फार्मूला बनाया था कि वो प्रोसीजर ले डाउन किया था। बाद गोयल साहब अचानक छोड़ गए 24 चुनाव से पहले। तो
अब ये सोचा भाई क्यों छोड़ गए, ऐसा क्या दबाव था। अभी राहुल गांधी के महादेवपुरा वाले मामले में जिससे चुनाव आयोग ने रिएक्ट किया कि वो एफिडेविट दें, और एफिडेविट पर जोर दिया, हलफनामा दें, जबकि 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने, जिसमें 2 मुख्य चुनाव आयुक्त है, सवाई कुरैशी, ओपी रावत और तीसरे लवासा, तीनों ने कहा कि जिस कानून के तहत चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है वो इसमें लागू ही नहीं होता, वो तो दूसरे उसमें लागू होता है चुनाव के तुरंत बाद उसमें। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों से लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा। तो अब भाषण देते हैं मान लीजिए प्रधानमंत्री जी या राहुल गांधी, और नोटिस चला जाए खड़गे जी को, नड्डा जी को, तो इससे ये सब चीजें चुनाव आयोग की साख को लेकर के लोगों के बीच में सवाल उठा ले। राहुल गांधी ने उसको पकड़ लिया। राहुल गांधी ने इस मौके का फायदा उठाया कि लोगों के बीच में चुनाव आयोग की जो साख पे उंगली उठ रही है, या लगातार जो एक माहौल, पहले ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते थे, सबसे बड़ा सवाल तो आप ही उठाते थे हर चैनल में कि जब भी ईवीएम में कोई खराबी पाई जाती है तो वोट जो है बीजेपी का ही क्यों निकलता है बटन दबाने से। इस समाजवादी पार्टी को बटन दबाओ तो भी बीजेपी का, कांग्रेस को, बाकी दलों को क्यों नहीं, ये तो आपने कई बार हमारे साथ डिस्कशन में उठाया, बात सही है। तो ईवीएम, लेकिन ईवीएम को लेकर 2 तरह की बातें थी भाई, लोग कहते थे यार ईवीएम, कुछ लोग कहते थे फुल प्रूफ है, कुछ लोग कहते थे हो सकती है कि चुनाव आयोग का अपना पक्ष था, एक दोनों का, क्योंकि कई जगह पार्टियां, विपक्ष जीत जाता था, बिहार में 2015 में जीत गया, अरविंद केजरीवाल लगातार जीत गए, आम आदमी पार्टी, पंजाब में कांग्रेस जीती, तो ये होता था अगर ईवीएम गड़बड़ है तो सब जगह हारना चाहिए। अब ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां हैं, वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ियां हैं, इन्होंने जो है, इनको राहुल गांधी ने उठा लिया, और इसके जरिए वो साबित करना चाहते हैं, वो अपने जो वोट चोरी का आरोप है वो इसको साबित करना चाहते हैं। अब जैसे कल जो आनंद वाला था मामला, अब ये बात तो चुनाव आयोग ही मान रहा है कि भाई कोशिश हुई थी बड़े स्केल पर, ऑनलाइन 6,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश हुई थी, ये तो चुनाव आयोग मान रहा है। और इस कोशिश का जब पता लगा, वो बीएलओ जिसका कोई भाई या रिश्तेदार था जिसका नाम था वो काटने वाली लिस्ट में, तो उसने पूछा तो उसे पता ही नहीं है, तो उसने और पता किया, तब जाके उसने आगे बात बढ़ाई। उसके बाद चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने, मुख्य चुनाव अधिकारी ने एफआईआर कराई। एफआईआर के बाद ये शुरू हुई जिसमें ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन हुआ और 24 वोट कुल काटे गए। तो कोशिश तो हुई ना। तो अब राहुल गांधी का सवाल है, ये कोशिश किसने की, क्या किसी व्यक्ति ने की, या किसी संस्था ने की, या चुनाव आयोग के भीतर का कोई व्यक्ति शामिल है इसमें। भाई मैं इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या उनकी टीम को मैं नहीं कह रहा, लेकिन कोई जिसमें हर डिपार्टमेंट, हर विभाग में कुछ लोग गड़बड़ होते हैं। भाई उन्होंने इस जांच को आखिर तक क्यों नहीं पहुंचाया? जांच को आखिर तक पहुंचाना चाहिए क्या, या कोई कोई पैरेलल कॉल सेंटर काम कर रहा है, या कोई बाहरी ताकत है, कौन है, ये सवाल ये है ना, ये सवाल तो सामान्य व्यक्ति के मन में भी है। फिर 18 चिट्ठियां अगर सीआईडी लिख रही है और उसका गोल मतलब कुछ जानकारी आपने दी जो बात चुनाव आयुक्त लिख रहे हैं, वो भी नहीं, उसका और फिर कर्नाटक के चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी लिख रहे हैं सारी जो है चिट्ठी, फिर भी उसका जवाब न देना, तो क्या ये सिर्फ अनदेखा करना एक महज वो है, लापरवाही है, या जानबूझ से किया जा रहा है? तो ये प्रश्न तो है ना। तो अब इन प्रश्नों को राहुल गांधी ने जनता के सामने रख दिया। अब जनता अपने हिसाब से तय करे सही है कि गलत है, वो चुनाव आयोग की बात माने या राहुल गांधी की बात माने, ये जनता तय करेगी, लेकिन उन्होंने इसको रख दिया। बिल्कुल, हाँ जी जी, आपकी बात सही है कि राहुल गांधी जहां चुनाव जीत रहे हैं वो उनको भी सवालों के दायरे में ला रहे हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव जीते हारे, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, उसके अंदर विकृतियां नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाली रणनीति है, इसकी पहली परीक्षा तो बिहार की सड़कों पर होगी, पहली परीक्षा तो बिहार के मतदाताओं के सामने होगी। तो मेरे ख्याल से अगर बिहार में एनडीए चुनाव जीत जाती है, क्योंकि अभी तक ठीक है, राहुल गांधी की वजह से उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह आया है, महागठबंधन के लोग जोश में हैं, वो सब बातें ठीक हैं, और बहुत अच्छी उनकी जो यात्रा रही, वोट अधिकार यात्रा, वो भी कामयाब मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से एनडीए चुनाव जीत जाता तो फिर इनकी ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाली रणनीति के ऊपर फिर से वैसा ही सवालिया निशान लग जाएगा जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र की पराजय के बाद लगा था। तो मुझे लगता है ये है कि यहाँ पर, जी आप कुछ बोलिए। नहीं,
आप पूरा कर लीजिए, फिर बोलता हूँ। ठीक है, मेरा कहना यही है कि बिहार में पहली परीक्षा होने वाली है जो बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल सिर पे खड़ी हुई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कोई भी चुनाव होता है, वो परीक्षा होती है, लेकिन चुनाव खाली एक मुद्दे पर नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के कई मुद्दे होते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण दूं कि जब नोटबंदी की मोदी जी ने 2016 में, तो उसके बाद पहला चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के। और पंजाब में तो कांग्रेस जीती, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने स्वीप किया दोनों जगह। तो नोटबंदी पे मोहर लग गई कि भाई नोटबंदी पे लोग जो भी मुद्दा रहा हो पेश बनाओ, लेकिन पार्टी जीत गई। लेकिन खाली इसने थोड़ी जीती थी कांग्रेस, बीजेपी के बहुत सारे कारण थे जीतने के, लेकिन मोहर नोटबंदी पे लग गई। इसी तरह राहुल गांधी ने जब जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, तो उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए, और चुनाव तीनों कांग्रेस हार गई, लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ा उन्होंने। आज स्थिति यह हो गई, जाति जनगणना की सरकार को खुद मानना पड़ा, और सरकार ने कराया जाति जनगणना का आदेश दिया, तो मुद्दा तो रहा ना। अब मंडल आयोग वीपी सिंह लाए थे, लेकिन उसी अगले चुनाव में जनता दल बुरी तरह हार गया था वीपी सिंह का, मंडल के तुरंत बाद। और मंडल की राजनीति पर कितना दूरगामी असर पड़ा, वो आज तक हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद मंडलवादी राजनीति कितनी लंबे समय तक चली। तो मुद्दों का असर बड़ा दीर्घकालिक होता है। अब राहुल गांधी जो वोट चोरी वाला मुद्दा उठा रहे हैं, वो बिहार चुनाव में मुझे नहीं लगता कोई वो चुनाव का मुद्दा है। वो सिर्फ एक तात्कालिक मुद्दा था अपनी पार्टी को एकजुट करने का और जनता में इस मुद्दे को ले जाने का। वोट चोरी का मुद्दा ऐसा हो गया है कि ये कोई समर्थन में हो या खिलाफ हो, लेकिन ये बहस का विषय बन गया, ये सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गया। कुछ लोग राहुल गांधी की आलोचना करते हैं इसको लेकर के, अरे फालतू का है, कुछ लोग कहते नहीं सही कह रहा है। तो ये टॉकिंग पॉइंट जो है, जो गांव गांव और नगर नगर डगर डगर ये बनाने की जो कोशिश राहुल गांधी की है, तो बिहार में जो मुझे लोग बताते हैं, कहते सब चर्चा इस पे हो रही है, इस मुद्दे पे। बाकी फिर दूसरे मुद्दे जोड़ेंगे इसमें। अब उनको महागठबंधन कितनी खूबसूरती से उसका उनकी व्यू रचना करता है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा बेरोजगारी का है, जितने भी सर्वे हुए हैं, जो भी है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। उसके बाद कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है, सरकारी भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। तो ये मुद्दे किस तरह से इंडिया अलायंस जो है उसको उठाता है, उस पर नतीजे तय होगा। और सामाजिक समीकरण भी बिहार में तो खास करके राजनीति में पर नतीजों में अपना असर डालते हैं। तो उन सामाजिक समीकरणों को कैसे साधेंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कांग्रेस और आरजेडी और बाकी दलों के बीच में कैसे एक सिनर्जी होगी, समन्वय कैसा होगा वाम दलों के साथ, उनके सबके साथ, ये सब तथ्य जो फैक्टर जो है, ये चुनाव को प्रभावित करेंगे। इनको अगर सही, हाँ, चुनाव के नतीजों के बाद अगर एनडीए जीत जाता है तो बीजेपी को मौका मिलेगा, साहब खुश हो गया वोट चोरी का मुद्दा। लेकिन फिर राहुल गांधी और तेजस्वी कहेंगे वोट चोरी करके जीत गए। हाँ, वो तो इस तरह की भावना भाजपा में तो कम, लेकिन भाजपा के सहयोगी दलों में है कि ये एसआईआर की वजह से हुआ ये है कि हम चुनाव जीत भी गए अगर, तब भी हमारी चुनावी जीत को प्रमाणित दाग लग गया जाएगा। अच्छा, और अगर बीजेपी एनडीए चुनाव हार गया, महागठबंधन जीत गया, तो कहेंगे देखिए जनता ने हमारी बात पर भरोसा किया और हम जो है हमारी बात को लोगों ने समझा, इसीलिए जो इनको हराया। इसी से जुड़ा हुआ तो एक तरह से विनोद जी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब बिहार में तो देखा जाए तो वोट चोरी के मुद्दे ने एक हलचल मचा दी और उनकी मुहिम भी अभी तक की कामयाब मानी जाएगी, राजनीतिक नतीजा जो भी निकले उसका। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अब उत्तर प्रदेश में जाएंगे इसी मुद्दे को लेकर। कम से कम घोषणा इस तरह की गई है, कोई तारीख वगैरह अभी नहीं पता है कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। और अखिलेश यादव बिहार आए थे इस वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के लिए, उन्होंने उसके अंदर भागीदारी की। तेजस्वी, राहुल, अखिलेश, दीपंकर, मुकेश, ये सब लोगों ने भागीदारी की। तो अब उत्तर प्रदेश में, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा के बताइए कि बिहार में तो चुनाव सिर पे था, इसलिए माहौल बहुत गर्म था, उसका लाभ इसको मिल गया वोट अधिकार के। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव अभी दूर है, वहां पे वो गर्मी, उस तरह की गर्मी बहुत जनरेट करनी पड़ेगी, बहुत गर्मी पैदा करनी पड़ेगी। तो वो कैसे क्या होगा, आपको क्या संभावना लगती है इसका वोट चोरी के मुद्दे की उत्तर प्रदेश में? देखिए, राहुल गांधी इस मुद्दे के जरिए अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, और जब अपनी पार्टी खड़ा करेंगे तो विपक्ष के लिए भी एक धरातल बनाना चाहते हैं। बिहार में उस काम को उन्होंने कर दिया, बाकी उनकी पार्टी वाले कर रहे हैं। अभी जैसे 26 तारीख को बहुत बड़ा दलित महासम्मेलन हो रहा है, उसमें
आरजेडी कांग्रेस सब नेता शिरकत कर रहे हैं पूरा। इस तरह वो अपना अब आगे काम शुरू हो गया, तेजस्वी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। और तो वहां राहुल गांधी इस अपनी मुहिम के जरिए अब वो यात्रा निकालते हैं, क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, सम्मेलन करते हैं जगह जगह। इस मुहिम के जरिए अपनी पार्टी, वही जो बिहार में किया, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर के सड़क पर उतारने का काम करेंगे। एक बार पार्टी कार्यकर्ता उतर गया सड़क पर, पार्टी खड़ी हो गई और इस मुद्दे को वो गांव गांव ले जाने में कामयाब रहे बिहार की तरह, तो उसके बाद फिर दूसरे मुद्दे जोड़ेंगे वो। फिर अखिलेश यादव के साथ भी एक राजनीतिक जो सहमति और सौदेबाजी होती है सीटों को लेके, इसको लेके, वो भी उसमें भी बात करेंगे। कुछ अन्य सामाजिक समूहों को जोड़ेंगे जो उनकी रणनीति है। जैसे आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के 3-4 दलित नेताओं ने ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी, जिसमें वो अपने लखनऊ वाले जो है प्रोफेसर, वो है क्या नाम है उनका, रविकांत रविकांत जी हैं। ये अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने वो क्या नाम है उनका, आप जो जानते हैं, हाँ वो है, और एक दो लोग और थे। तो उनका फोकस जो है राहुल गांधी का दलित और ईबीसी पर जबरदस्त है। वो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह दलितों के एक बड़े वर्ग का समर्थन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को न चाहते हुए भी दलितों ने वोट कांग्रेस इसलिए दिया कि कांग्रेस साथ में थी। अगर राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के सारे अंडे केवल मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी और दलितों के टोकरी में ही रख दिए, तो ये ब्राह्मण वोट एक ऐसा वोट है जो कि योगी आदित्यनाथ की जो ठाकुर परस्त नीतियां हैं, मतलब मैं राजपूत समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी नीतियों के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, है जो ठाकुर परस्त नीतियां हैं, उनकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी नाराज था, और उसने बाद में भाजपा को वोट भी दिया तो हिचक के साथ ही वोट दिया भाजपा को, ऐसा नहीं है कि बहुत खुश होकर वोट दिया उसने। तो अभी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो है वो सोच रहा है कि वो अपने आप को फ्लोटिंग वोट महसूस कर रहा है। वो नहीं मान रहा है कि वो भाजपा के पूरी तरह निष्ठावान वोट है। वो उसके पास एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस मौजूद है। मायावती ने तो अपने आप को अपना नामी राजनीतिक प्रतिनिधियों की सूची से काट लिया। एक जमाने में मायावती को भी 16% ब्राह्मणों ने वोट दिया था उत्तर प्रदेश के 2012 में। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भी कांग्रेस की तरफ आशान्वित नजरों से देख रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो केवल सामाजिक न्याय की ही राजनीति कर रहे हैं, तो उसे थोड़ी सी हताशा होती है, वो थोड़ा पीछे हटता है, थोड़ा अनमना होता है। आजकल उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोटर इसी झूले में झूल रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ब्राह्मण वोटों को लेकर बहुत निराश हुए। 2012 से उन्होंने इसका प्रयोग किया, जब उत्तर प्रदेश के वो इंचार्ज थे दिग्विजय सिंह के साथ यूपी देख रहे थे, तब उन्होंने मोहन प्रकाश को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से मुझे तो कई व्यक्तिगत जानकारियां हैं कि तमाम ब्राह्मण नेताओं को जोड़ा गया था कांग्रेस के साथ, जिसमें बीजेपी से भी टूट के कई लोग आए थे। देवरिया में, गोंडा में, बलरामपुर में, कई जगह। लेकिन नतीजा जो निकला कि वो नेता भी ब्राह्मणों को कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ पाए। 2012 की बात बता रहा हूँ। वो चुनाव खुद राहुल गांधी की सदारत कहिए, मतलब इंचार्ज वही थे, उन्हीं के उसमें लड़ा गया। जब मायावती को बहुमत मिल गया था तभी? नहीं, अखिलेश को मिला था। मायावती को 2007 में नहीं, 2017 में हार गए थे, 2012 में अखिलेश को बहुमत मिला था। ठीक, 12 अखिलेश को मिला था। एक तो वहां से नाराज हुए, मतलब निराश हुए। फिर 2014 में जिस तरह कांग्रेस महज 2 सीटें जीत पाई, अमेठी और रायबरेली की, और बाकी सब जगह हार गए, बुरी तरह से हार गए। फिर 2017 का जब चुनाव हुआ तो पहले प्रशांत किशोर को लाया गया और इसी फार्मूले पर काम किया गया कि ब्राह्मणों को जोड़ा जाए और ब्राह्मणों को तोड़ा जाए बीजेपी से, और ब्राह्मण जुड़ जाएगा तो मुसलमान तो पूरा आ ही जाएगा, और फिर दलित भी आ जाएगा। शीला दीक्षित को इसलिए प्रोजेक्ट किया गया मुख्यमंत्री के रूप में। संजय सिंह को बनाया गया कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कि भाई ठाकुर भी आने चाहिए। प्रमोद तिवारी को आगे किया गया। सारे सवर्ण नेता आगे किए गए कांग्रेस के पास जो था। और राहुल गांधी ने खुद किसान यात्रा निकालना शुरू की, खाद सभाएं शुरू की।
आपको याद होगा, है। लेकिन क्या हुआ, वो चुनाव में कांग्रेस की 7 सीटें आई जब अखिलेश से उन्होंने अलायंस कर लिया था। जी, तो अब आप इस चर्चा को हम लोग यहाँ समापन की तरफ जा रहे हैं। मुख्य तौर पर हम लोगों ने जो बस मैं उसको पूरा कर दूं दो वाक्यों में कि उसके बाद फिर 2019 का चुनाव, 2000 चुनाव जितने आए ना, तो राहुल गांधी नतीजे पहुंच गए कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अभी बीजेपी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कितना रूठा हो, कितना नाराज रहे। एक तो हिंदुत्व का उसके अंदर तड़का लगा हुआ है, दूसरा बीजेपी के साथ वो वैसे ही अभी उसको अपनी पार्टी मानता है जैसे कांग्रेस को मानता था कभी। तो ब्राह्मण तभी छोड़ेगा बीजेपी को जब दूसरी जातियां आ जाएंगी, और उसमें मुख्य रूप से दलित, एमबीसी और मुसलमान। जब ये कांग्रेस वहां को भरती दिखाई पड़ेगी तब अपने आप ब्राह्मण आ जाएगा, जब अकेले ब्राह्मण कभी नहीं आएगा। ये राहुल गांधी और उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। इसीलिए सारा फोकस उनका ईबीसी, एमबीसी, दलित और मुसलमानों पर है।